तहजीब व तमद्दुन के इस शहर लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, समाजवादी कुनबे के हर छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान माताओं बहनों की आंखों के तारे और देश में उन करोड़ों लोगों की एकमात्र उम्मीद, जो अब ये मान चुके हैं बहुत सारे लोग कि ये झूठ का राज उनकी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है, उन तमाम लोगों की एकमात्र उम्मीद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, श्रद्धेय गुरु जी, आदरणीय जया जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और आज इस सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधि साथियों, मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः निर्वाचित होने के लिए और इतिहास के मुहाने पर जब देश खड़ा है तो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो उनको पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का चुना गया है, इसके लिए बधाई देता हूं। मैं नरेश उत्तम पटेल जी को भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के लिए बधाई देता हूं और आपकी आज्ञा से ये राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। साथियों, समाजवादी पार्टी का पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 5 अक्टूबर 2017 को विश्वविख्यात ताजनगरी आगरा में हुआ था। हमने देखा था कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को किस कुटिल राजनीति से हराया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी नैतिक एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर सत्ता कब्जाई थी। सन 2002 में राज्य की जनता बदलाव के लिए तैयार थी, वो बदलाव चाहती थी। मेरा मानना है कि वो बदलाव कर चुकी थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जनता के साथ चुनावी एक्सपर्ट्स ने भी माना कि भाजपा ने इस जीत को भी जनता को धोखा देकर हासिल करने का काम किया है। भाजपा ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि श्री अखिलेश यादव के विराट व्यक्तित्व एवं स्वच्छ छवि के आगे उसकी तमाम अनियमितताएं टिक नहीं सकती। कैसी विडंबना है कि जनहित में बिना कोई काम किए कपटपूर्ण राजनीति को ही अपनी उपलब्धियों में शामिल किया जाता है। लोकतंत्र में क्या कभी ऐसे बुरे दिन हो सकते हैं कि नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को परास्त करने की साजिश हो और इसे ही बार बार इसे ही अपनी सफलता का मंत्र समझा जाए। श्री अखिलेश यादव के सहज, सरल, बेदाग और सक्षम नेतृत्व से भाजपा सहमी रहती है। ये वही श्री अखिलेश यादव हैं जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, जगह जगह एकत्र विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए जो यात्रा पूरी की, तो दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी हार सुनिश्चित मान ली और इसी भय ने एक बहुत बड़ा फैसला कराया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से जो माफी मांगी, उसका कारण भी उत्तर प्रदेश का आसन्न चुनाव था। कृषि कानूनों के कुछ समर्थकों की ट्विटर पर हताश टिप्पणियां देखी गईं, जिसमें लिखा गया कि इनकी वापसी देश के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इन कानूनों को तैयार करके इन्हें लागू करने और आंदोलनकारियों पर सख्ती बरतने के जरिए और उन 700 किसानों को आंदोलन के दौरान जो शहीद हो गए, संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान की गरिमा का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, उन्हें देखते हुए इन कानूनों की वापसी संघर्ष और सत्याग्रह की अहंकार तथा अक्खड़पन के खिलाफ सत्य की विजय है। श्री अखिलेश यादव ने यूपी में अकेले दम सैकड़ों सभाएं की, जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति रहती थी
और वैसा उत्साह सारी मीडिया ने, चाहे वो जितनी बनावटी हो और चाहे जितनी खबरें छापती हो, लेकिन ये खबरें मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि देश की सारी मीडिया ने छापी कि श्री अखिलेश यादव की सभाओं में जो उत्साह देखा गया वह अभूतपूर्व था। ऐसा उत्साह देश के अन्य किसी नेता की किसी सभा में नहीं देखा गया। भाजपा ने लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंचायत चुनाव से लेकर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव तक सरकार ने निम्न स्तर की धांधलेबाजी कर चुनाव की निष्पक्षता को कलंकित करने का काम किया। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा संविधान की भावना और भारत की आत्मा पर हमले किए जा रहे हैं। भ्रम का वातावरण बनाकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार के संरक्षण में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अर्थहीन बनाया जा रहा है। सरकार की निरंकुशता जनतंत्र का गला घोट रही है। फांसीवाद की राष्ट्र पर नियंत्रण करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सरकार असहमति की हर आवाज को दबाने पर आमादा है। कोई भी सरकार से अगर असहमति जताता है और सवाल करता है तो सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करती है। संवैधानिक नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। भारत की संघीय संरचना को ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है और इसमें प्रेस की जो भूमिका है, वाल्टर क्रोइकाइट ने कहा था कि पत्रकारिता वो चीज है जो लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए जरूरी है। और इसकी स्थिति क्या है? प्रेस की आजादी के मामले में जो रिपोर्ट आई है, 180 देशों में प्रेस की आजादी के मामले में भारत की स्थिति 150वें नंबर पर, 150वें नंबर पर प्रेस की आजादी है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना स्वागत योग्य है, किंतु बड़े बलिदानों के बाद मिली आजादी के मूल्यों एवं संकल्पों को भुलाए जाने की कुचेष्टा हो रही है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इस तरह का जैसे देश 2014 में आजाद हुआ हो। इतिहास एक नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है। हमारे पुराने इतिहास को, कुर्बानियों के इतिहास को मिटा करके, और कोशिश हो रही है। हमको इससे सावधान और जागरूक रहना होगा। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ने संघीय ढांचे को बड़ी चोट पहुंचाई है। सब कुछ ऐसा उलझा दिया गया है कि बुनियादी मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जाए, जनता के असल मुद्दों और सवालों पर कोई चर्चा न हो। इसलिए रोज विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाले मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। समाज में संतुलन रहे, इसके लिए समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग करती रही है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जातियों की संख्या के आधार पर ही उनका हक और सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। और विशेषकर बहुजन समाज के मामले में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की हिफाजत सिर्फ तभी हो पाएगी जब ये जाति गणना हो पाएगी। समाजवादी पार्टी निरंतर इस जाति गणना को लागू करने की पक्षधर है और संघर्ष कर रही है। भाजपा की मानसिकता संपूर्ण रूप से इसको समाप्त करने की है। एक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन 4 माह में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। जून में जो उत्पादन 12.3% था, वो घटकर जुलाई में 2.4% के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में नकदी घटी है। पहली बार बैंकों के पास नकदी कम हुई। तमाम बैंक, राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत बैंक रिजर्व बैंक से उधार ले रहे हैं और रुपए का अवमूल्यन अपने निम्नतम स्तर पर है। आज का आपने अखबार देखा होगा, रुपया $1 के मुकाबले 82 रुपए से भी नीचे आ गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे जोर शोर से इन दिनों हो रहे हैं, लेकिन आम जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त और परेशान है। केंद्र सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर चंद लोग
देश की कुल कमाई का 22% हिस्सा अपने पास ले जा रहे हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों को सिर्फ 13% मिल पाता है। भारत की कुल आमदनी में 10 भारतीय परिवारों की हिस्सेदारी 90% है। 10 परिवार देश की पूंजी में 90% के हिस्सेदार हैं। भारत में से बहुत से लोग हैं जिनकी कमाई रोज की 150 रुपए की भी नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या भारत में 13 करोड़ से ज्यादा है। भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 620.7 अरब डॉलर पहुंच गया है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जो देश की आर्थिक साख होती है सारी दुनिया में, उसकी इतनी बदतर स्थिति है कि 3 अरब डॉलर से ज्यादा इस दौर में घट गया है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1000 डॉलर से कम है। तमिलनाडु का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3000 डॉलर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति मानव विकास सूचकांक के मामले में, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक स्थिति, रहन सहन, जीवन, सब कुछ मिला करके उनका मानव विकास सूचकांक के मामले में हमारी स्थिति नेपाल से भी बदतर है उत्तर प्रदेश की। ये बात अब छुपी नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता में कारपोरेट दुनिया है। आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों को तरह तरह से छूट दी जाती है। कैसी व्यवस्था है कि बैंक से कर्ज लेकर पैसे कारपोरेट डूबे और कारपोरेट टैक्स की छूट भी कारपोरेट ही ले ले। ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत में 1000 करोड़ के ऊपर के अमीर उद्योगपतियों की संख्या 1103 है। 1149 नए अरबपति बन गए हैं। 2017 के बाद देश के बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज एनपीए हो चुके हैं और डूब गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर गुजरात के एक उद्योगपति आ गए हैं और ये सरकार और प्रधानमंत्री जी के प्रिय उद्योगपति, इनकी दौलत में 116% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें इसी साल, एक साल में 60 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। पिछले 7 वर्षों में उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है। काला धन वापस लाने के वादे के साथ जो भाजपा सरकार आई थी, उसके दौर में स्विस बैंक में जमा होने वाले काले धन की रकम 14 सालों के उच्च स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक के ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा कई भारतीय बड़े नामों के खाते छोटे मोटे द्वीपों में खुल गए हैं। बिटकॉइन के जरिए भी एक नई चीज आई है, नई करेंसी आई है बिटकॉइन। बिटकॉइन के जरिए भी काला धन इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस सम्मेलन की निश्चित राय है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है। केंद्र की भाजपा सरकार के मॉडल का एक नमूना ये भी है कि 25 हवाई अड्डे, 26,700 किलोमीटर का राजमार्ग, अनेक पन बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र, कोयला खदान की 160 परियोजनाएं, 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 2.86 लाख किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर, 14,917 टेलीकॉम टावर, 210 लाख मीट्रिक टन क्षमता के तमाम गोदाम, 400 रेलवे स्टेशन तथा और भी सरकारी संपत्तियां पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु बेची जा रही हैं। सरकारी संपत्तियों के बेचे जाने से जहां रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, वहीं आरक्षण के अधिकार को भी परोक्ष रूप से समाप्त किया जा रहा है। भारत की कोयला खदानों में पर्याप्त कोयला होने के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों पर आयातित महंगा कोयला, वो आयातित महंगा कोयला जो फिर उनके उन प्रिय पूंजीपतियों की विदेशी खदानों में है, आयातित महंगा कोयला खरीदने का दबाव बनाया, जिससे बिजली दरों में अनिवार्य वृद्धि हुई। इसी तरह पाम ऑयल के आयात में भी गड़बड़ी की गई। सरकारी नीति पूंजीपतियों को प्रश्रय देने की रही, जिससे खाद्य तेल भी महंगा हुआ है। भाजपा नेता जनता को लुभाने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, वादे झूठे करते हैं, पर वो हकीकत में जुमलेबाजी होती है।
उन्हें कुछ करना नहीं होता है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जी इसमें सर्वोपरि हैं। हर वर्ष नई योजनाओं की आकर्षक शब्दावली, ऐसे ऐसे शब्द निकाले जाते हैं जैसे शब्द लोग ढूंढते हैं कि आखिर इन शब्दों के निर्माण की फैक्ट्री कहां है। ऐसे आकर्षक शब्दावली में घोषणा होती है, किंतु पिछली योजनाओं का जिक्र तक उनके अगले भाषणों में गायब रहता है। नमामि गंगे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, आदर्श ग्राम योजना, काशी को क्योटो बनाने की योजना इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में नोटबंदी के समय काला धन की वापसी और भ्रष्टाचार समाप्ति का भरोसा दिलाया था। एक राष्ट्र एक टैक्स का लुभावना नारा भी उन्होंने दिया था। नतीजे में देश में समानांतर अर्थव्यवस्था पर कोई रोक नहीं लगी। बैंकों में गरीब का रुपया जमा हो गया, जिसे लेकर कई बड़े उद्योगपति विदेशों में भागकर बस गए। जीएसटी की जो अनुशंसाएं अभी 18 जुलाई को लागू हुई हैं, उससे बाजार में खाने पीने के वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हुई। दाल, आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाला, दलिया, दूध, दही, पनीर और ऐसी दूसरी चीजें जो बच्चों के इस्तेमाल सिर्फ आती हैं, उन पर भी 5% जीएसटी लागू हो गई है। इससे मुनाफाखोरी के रास्ते खुल गए हैं। कमर तोड़ महंगाई से आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। भाजपा राज में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त के अलावा रसोई गैस के दाम तो 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। टोल टैक्स महंगा हो गया है। सीएनजी, पीएनजी गैस के दाम 8 साल में 2 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। इस सब से घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। महंगाई बढ़ी नहीं, बढ़ाई जा रही है। बीते 8 महीनों में खुदरा महंगाई दर 7% या उसके ऊपर रही है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नीति बनाई है कि किसी भी स्थिति में ये खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं रहनी चाहिए। एक तरफ जीएसटी से हजारों लाखों उद्योग बर्बाद हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने जहां राजस्व बढ़ने की उम्मीद की थी, परिणाम उसके ठीक उल्टा हुआ है। 16 राज्यों का रेवेन्यू शॉर्टफॉल यानी राजस्व की कमी की भरपाई करने में जीएसटी परिषद ने चुप्पी साध रखी है। ये सच्चाई और जिम्मेदारी से आंख चुराने जैसा है। महंगाई की तपिश से परेशान लोगों का जिस तेजी से खर्च बढ़ा है, उस अनुपात में आय नहीं बढ़ी है। इससे लोगों की घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। इस भीषण महंगाई में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महीने के राशन का खर्चा लगभग 100% बढ़ गया है। बैंकों ने लोन पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां इसकी जिम्मेदार हैं। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, यह हमेशा से समाजवादी पार्टी की नीति रही है। और माननीय नेताजी तथा अखिलेश जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों के समय गांव और किसानोन्मुख बजट जो बनाए गए, इसका प्रमाण है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसानों के सभी फसलों का समर्थन मूल्य दिया जाए, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं। माननीय अखिलेश यादव सरकार की मुफ्त सिंचाई योजना से जहां किसानों को बड़ी राहत मिली थी, वहीं भयंकर सूखे और उसके बाद बाढ़ की तबाही से परेशान किसानों से बिजली बिल की वसूली के लिए छापेमारी कर उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। 2015 में लाल किले से 7 सालों में किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, किंतु किसान को सिर्फ धोखा दिया गया है। उसकी आय बढ़ने के स्थान पर खाद, बीज, डीजल, कृषि उपकरण सभी महंगे करने का काम किया गया है और उसकी आय बढ़ने के स्थान पर घटी है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं, बल्कि उसके चुनिंदा पूंजीपति मित्र हैं। समाजवादी सरकार ने कृषि मंडी को मजबूत करने का जो काम किया था, भाजपा सरकार ने उसको पूरी तरह बर्बाद किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया, वो सिर्फ एक्सप्रेसवे अपनी तरह का सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया के सुंदरतम एक्सप्रेसवे में से नहीं है, बल्कि उसके किनारे अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी और दूध मंडी का निर्माण करा रहे थे।
सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने किसानों के हित के सभी काम रोक दिए और इन मंडियों का कोई काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ नहीं किया। डबल इंजन सरकार ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। नौजवानों को झूठे सपने दिखाए, नौकरी रोजगार नहीं दिया। रिक्त जो सरकारी नौकरियां थीं उनमें भर्तियां नहीं की। नौजवानों के नौकरी रोजगार मांगने पर भाजपा सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं से सरकार में बड़े भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लाखों नौजवानों का रोजगार छिन गया। सरकार की दोषपूर्ण जीएसटी नीति के चलते लघु एवं मध्यम उद्योग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। देश के निर्यात में लघु एवं मध्यम उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां एमएसएमई सेक्टर से पैदा होती हैं। जिस तरह से लघु उद्योग पर जीएसटी लगाया गया है उसका बुरा असर पड़ा है। उससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। रेलवे और सेना की नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। अप्रैल 2000 में करीब 12 करोड़ नौकरियां, अप्रैल 2020 में करीब 12 करोड़ नौकरियां सरकार ने कम करने का प्रयास किया। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करने वाली भाजपा ने नौकरियों को ही समाप्त कर देने का काम किया है। नौजवानों को भ्रमित करने के लिए सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की। इसमें सेना में भर्ती नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा, उसे पेंशन आदि कुछ नहीं मिलेगा, उसका भविष्य भी अंधेरे में रहेगा और देश की सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बाजार में मनमाने दामों पर बिकने वाली सुविधा बनती जा रही है। सरकारी शिक्षण और चिकित्सा संस्थानों को निजी उद्यमों को दिया जा रहा है या बद इंतजामी से बर्बाद किया जा रहा है। इसे विशिष्ट जनों के लिए सीमित किया जा रहा है। अशिक्षा और बीमारी को मिटाने की जगह इसे बढ़ाया जा रहा है। निजी शिक्षा संस्थाओं में बहुत ज्यादा फीस वसूली जा रही है और निजी अस्पतालों में जबरन लूट की छूट मिली हुई है। देश के गरीबों और आम नागरिकों के समक्ष जहां कठिनाई पैदा की जा रही है, वहीं गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का ये कुत्सित षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी की सरकार में रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो के नारे को साकार किया गया था। भाजपा सरकार ने इसको पूरी तरह से उलट दिया है। सम्मेलन की निश्चित राय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल सरकारी बजट का 20% से अधिक का प्रावधान होना चाहिए। सरकार में आने पर समाजवादी पार्टी इसे प्रभावी रूप में लागू करने का काम करेगी। श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मेधावी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें निःशुल्क 20 लाख लैपटॉप देकर उनके आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया था। मेधावी छात्राओं को साइकिल और 30-30 हजार रुपए कन्या विद्याधन योजना के तहत दिए गए थे। स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें बांटी गई। मध्याह्न भोजन में दूध फल वितरण की व्यवस्था की गई थी। गंभीर असाध्य रोगों, किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर से ग्रस्त मरीजों को मुफ्त इलाज और बाह्य रोगियों को 3 दिन की जगह 15 दिन की दवाइयां देने की व्यवस्था की गई। अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क 1 रुपया में निःशुल्क जांचें और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। देश की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या सीमा सुरक्षा का, सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल है। देश के अंदर अशांति और बिखराव है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में डबल इंजन की सरकारें एक समान विफल साबित हुई। जहां प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध न सिर्फ अब तक के शीर्ष और उच्च स्तर पर हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की इससे बिगड़ी स्थिति कभी भी नहीं थी। वहीं केंद्रीय सरकार भी इसमें विफल है। नक्सली समस्या हो या आतंकवादी गुटों की सक्रियता, इन पर नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह से विफल है। विदेश नीति की असफलता से पड़ोसी देशों से संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में है। नेताजी ने संसद में भी कहा, बार बार चेताने का काम किया। अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने कहा कि चीन से खतरनाक दूसरा देश कोई नहीं है। चीन जहां हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा कर अपने ठिकाने बना रहा है और वहीं नेपाल से भी हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से इस पर विफल साबित हुई।
कश्मीर में अभी भी जनजीवन आशंकाओं से घिरा है। भाजपा के नेताओं के बिगड़े बोल से एक बड़ा समुदाय आहत हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी समस्याएं हैं। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के अनुसार बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के आंकड़े डरावने हैं। जहां हर घंटे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की संख्या 50 से अधिक है, वहीं पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। कौन नहीं जानता कि श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास का रास्ता अपनाया था, उसे भाजपा 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकी। श्री अखिलेश यादव ने अपने परिश्रम और संघर्ष से राजनीति के नए मानक गढ़े हैं। जो अन्यथा सोचते हैं वे वास्तविकता से दूर हैं। दीर्घकालिक यथार्थ राजनीति की समझ से अबूझ भाजपा नेतृत्व सहित तमाम ऐसे लोग अंधेरे में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। भाजपा समाज को तोड़ने का काम करती है। उनकी कुनीतियों और जन विरोधी कृत्यों को जनता के सामने बेनकाब करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। श्री अखिलेश यादव के युवा और ओजस्वी नेतृत्व में हम भाजपा की हर साजिश का मुकाबला करेंगे। भाजपा के सत्ता में रहते प्रदेश का न तो विकास हो सकता है, न ही समाज में सद्भाव और सौहार्द कायम हो सकता है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। समाजवादी पार्टी के नौजवानों, भविष्य समाजवादी पार्टी के उन नौजवानों का है जो पूरे साहस के साथ नया समाज बनाने के सपनों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी का परचम लेकर किसी भी जुर्म का मुकाबला संकल्प लेकर के निकले हैं। महिलाओं को बराबरी देने और सशक्त करने का जो विचार डॉक्टर लोहिया ने दिया था, हम समाजवादियों का कर्तव्य है कि महिलाओं की मेधा और शक्ति को जागृत होने और उन्हें सम्मान देने का वातावरण पैदा करें। और मेरा विश्वास है कि इस प्रयास का चमत्कारिक परिणाम होगा। हमारा लक्ष्य परिवर्तन है और ये परिवर्तन समाज और देश को खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता है। जो डॉक्टर लोहिया, छोटे लोहिया, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र और उनकी जमात के नेताओं का सपना रहा है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए नेताजी का संघर्ष और मार्गदर्शन, माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व हमारा सबसे बड़ा संबल है। इतिहास के मोड़ पर लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को मिली है, समाजवादी पार्टी का ये सम्मेलन, समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन भाजपा को सत्ता से हटाने और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेता है। आखिर में दोस्तों, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा जो आह्वान किया है, उनको अगली 2 पंक्तियों में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जीना है अगर तुम मीरे कारवां बनकर जियो, इस जमीने पस्तियां में आसमां बनकर जियो। दोस्तों के साथ निकलो परचम को लहराते हुए और दुश्मनों पे कहर और अंगार बरसाते जियो। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।